हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वो टॉपिक का नाम है सूडो फोर्स। हम मैकेनिकल एडवांटेज को भी पढ़ेंगे और एपरेंट वेट के कंसेप्ट को भी आज इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे। हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा मोटिवेशन। मतलब अगर आप प्यार और सपोर्ट हमें देंगे तो मोटिवेशन तो हम अपने आप उससे खींच लेंगे बाहर, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को बहुत ही प्यार से समझिएगा क्योंकि ये जो सूडो फोर्स का कंसेप्ट है ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत छोटा कर देता है ना। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को ये क्या करता है, कट शॉर्ट करके उसके प्रोसेसेस को या मैं बोलूं प्रोसीजर्स को कम कर देता है और कम स्टेप में आंसर आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल एडवांटेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम कोई टॉपिक क्यों छोड़े, हम उस टॉपिक को भी डील करेंगे। और एपरेंट वेट, जैसे ही आप सूडो फोर्स को समझेंगे आपसे एपरेंट वेट का कंसेप्ट अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए कोर्स मॉड्यूल तैयार करके रखा है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देते हैं। आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से एक लिंक आपको दिखेगी, उस लिंक से आपको डीपीपी डाउनलोड करना है। फिर अगर आपको डीपीपी पूरी बन जाती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको डीपीपी नहीं बनती है तो आपको क्या करना है, डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो आएगा, उसे देखना है और अपने डाउट्स को सॉल्व कर लेना है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको दिए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए होंगे। हम ये ट्राई करेंगे कि वीकली जो लाइव सेशन है उसमें हम ये बात करें आपसे कि और आप हमसे क्या चाहते हैं और हम अपने पढ़ाने के तरीके में और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। और साथ ही साथ कुछ गाइडेंस भी हम आपको देंगे। जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच होने लगेगा हम आपको चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी देने लग जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्यवस्था भी आपके लिए की जा रही है जहां पर हम ये कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि आप वहां चेक कर पाए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आप कहां स्टैंड कर रहे हो बाकी बच्चों के बीच में, ठीक है ना। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फ्रिक्टिशियस फोर्स। चलिए तो पहले हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अच्छा टॉपिक है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी चीज से हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं और वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। ओके, एक सेकेंड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है यार, सिंपल सी बात है, नाम में ही आपको बता दिया गया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप रेफरेंस कहां से ले रहे हो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। सर ये तो आपने वाइवा वाला बता दिया आंसर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो रेफरेंस जहां से आप फ्रेम ले रहे हो वाइवा में ऐसे ही बोलते हैं ना स्कूल या कॉलेज के। क्यों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है सर? ऐसा रेफरेंस जहां से आप फ्रेम ले, जहां पर आप फ्रेम मान रहे हो, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि हम यहां पर जो हमारा पहला काम है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है मोशन को ऑब्जर्व करना। मोशन को ऑब्जर्व करना, यह हमारा काम है। मोशन को क्या करना? ऑब्जर्व करना। अब भैया मोशन को ऑब्जर्व करने का काम है तो कहीं तो बैठकर करोगे ना, कहीं तो बैठकर करोगे ना, या हो सकता है कहीं से चलकर कर रहे हो। दो ही चीज हो सकती है कि आप मोशन को ऑब्जर्व करो, या तो बैठकर करो यानी कि आप रेस्ट पर करो, या फिर आप खुद मोशन में आकर करो। समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो आप इसी तरीके से मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। यहां पर भी दो कंडीशन बनती है मोशन में भी। ये तो ये हो सकता है कि वेलोसिटी क्या रहे आपकी, कांस्टेंट रहे, है ना, या फिर वेलोसिटी में क्या, या फिर क्या रहे, वेलोसिटी में लगातार चेंज आता रहे, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो ना हो, है ना। और यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये दो केस हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर, हो सकते हैं तो आप ये बता क्यों रहे हो? हमको क्या जरूरत है, हमको पता है ये बात तो कि भाई अगर मोशन को ऑब्जर्व करना है तो आप कहीं पर बैठोगे, जहां पर भी बैठोगे हो सकता है वो जगह रेस्ट पर हो या हो सकता है वो मोशन में हो। जगह अगर मोशन में होगी तो हम मोशन में चलते चलते किसी दूसरे मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। हम जिस मोशन में चल रहे हैं हो सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन हो सकता है वो एक्सेलरेटेड मोशन हो, है ना। ये तो हमको पहले से ही पता था, लेकिन आप ये बता क्यों रहे हो? ये इसलिए मैं बता रहा हूं, इसके पीछे का जो होल सोल रीजन है वो है ये, वो है ये। अरे यार तो बहुत पतला बन गया, तो बहुत पतला है, इसको थोड़ा सा मोटा करिए, थोड़ा सा मोटा करिए, ठीक है। एक तो ये है और क्या है भाई, एक तो ये अपना रेस्ट, और रेस्ट के साथ साथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है।
तो अगर आप अपने मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो रेस्ट पर बैठकर या ऐसी जगह पर बैठकर जो रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप अपने मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो ऐसी जगह से बैठकर जो रेस्ट पर है या जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, वहां पर न्यूटन के सारे लॉ वैलिड हो रहे हैं, है ना। अभी समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, अभी थ्योरी देख लेते हैं हम। वहां पर न्यूटन्स ऑल लॉज आर वैलिड, न्यूटन्स ऑल लॉज आर वैलिड। अच्छा सर, अच्छा मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मैं यहां बैठकर देखूंगा, यानी कि मैं एक ऐसे फ्रेम पर बैठकर देखूंगा जो खुद एक्सेलरेशन से चल रहा हो, इसको मैं बोलूंगा क्या, एक्सेलरेटेड फ्रेम। ये फ्रेम कहलाता है कैसा, एक्सेलरेटेड फ्रेम। क्या कहलाता है ये, एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो अगर मैं किसी ऐसे फ्रेम में जाकर बैठकर देख रहा हूं जो खुद एक्सेलरेटेड है, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि वहां पर NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, आर नॉट वैलिड, आर नॉट वैलिड। ऐसा बोल रहे हो क्या आप? हाँ, मैं ऐसा ही बोल रहा हूं। क्यों? एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अभी इतना समझो कि अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि आप मोशन को ऑब्जर्व करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर फ्रेम पर बैठकर। हो सकता है वो फ्रेम रेस्ट पर हो सकता है वो फ्रेम मोशन में हो। अगर मोशन में होगा तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट मोशन में होगा या तो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा या तो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। अगर आपका फ्रेम रेस्ट पर या कांस्टेंट वेलोसिटी पर है तो आपके सारे न्यूटन्स के लॉ उस पर्टिकुलर फ्रेम पर क्या होंगे, वैलिड होंगे। लेकिन अगर आपका फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया है तो वहां न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते। ठीक है, ये हो गई पहली बात। अच्छा, ऐसे फ्रेम जहां पर न्यूटन्स के लॉ वैलिड हैं, ऐसे फ्रेम्स जहां पर न्यूटन के लॉज वैलिड हैं, उनको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उनको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा सर, और सब बढ़िया, बाकी आप बताओ। अरे सर मतलब आगे बताओ। हाँ बता रहा हूं। अच्छा, ऐसे फ्रेम्स जहां पर न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है उनको आप बोलते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ तो ठीक है, बोलते तो हैं आगे, बोलते तो हैं आगे। जैसे एग्जांपल ले, हम ग्राउंड पर बैठकर देखते हैं मोशन को तो हम बोलते हैं हम रेस्ट पर है ना। जब हम ग्राउंड पर बैठ के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम रेस्ट पर हैं, मतलब यहां पर न्यूटन के सारे लॉ वैलिड है। बट अगर आप एक्चुअल में देखो तो अर्थ खुद भी तो घूम रही है। अर्थ क्या कर रही है? खुद भी तो घूम रही है। हाँ, मतलब अर्थ की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ की वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर अर्थ की वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है मतलब अर्थ के पास एक्सेलरेशन है, और अगर अर्थ के पास एक्सेलरेशन है तो अर्थ एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हुई, और अगर अर्थ एक्सेलरेटेड फ्रेम हुई तो उस पर न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बट बात यह है ना कि अर्थ के रोटेशन का जो एक्सेलरेशन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए हम उसको मान लेते हैं कि वो क्या है, वो कैसा फ्रेम है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ऐसा हम मान लेते हैं। क्लियर बात है? जी सर, एकदम क्लियर बात है। चलिए, तो आपको दो बातें एकदम क्लियर हो गई कि मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए दो टाइप के फ्रेम होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के सारे लॉ वैलिड हो जाते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में धड़ाधड़ करके न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते, एक के बाद एक वो वायलेट होने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अरे भैया, लॉ बना दिया गया है मतलब वो वायलेट नहीं हो सकता, तो हमको उसको किसी ना किसी तरीके से बचाना था। किसी ना किसी तरीके से क्या करना था? बचाना था। अच्छा, अगर आप कोई लॉ बना दो, समझना मेरी बात, आपने कोई लॉ बना दिया, आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया जो प्रूफ करके आपने बता दिया अपने एक्सपेरिमेंट से, और बाद में आपको पता चला कि यार इसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद ये जो लॉ है ये परफेक्ट हो जाएगा। तो हमको जैसे ही पता चला कि भैया थोड़े से मॉडिफिकेशन की जरूरत तो आपको पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया हमारी मर्जी है कि हम मोशन को कहां से ऑब्जर्व करें। हम चाहें तो हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी या रेस्ट से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं मोशन को, हम चाहें तो उसको एक्सेलरेटेड फ्रेम से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किसी भी फ्रेम पर अगर हम बैठे, न्यूटन के लॉ वैलिड होने चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, हम इसको सही करते हैं अपने स्टेटमेंट को, अपने लॉ को, बस थोड़ा सा करेक्शन हमें चाहिए देना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, हमें अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, थोड़ा सा करेक्शन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब करेक्शन की बात आई तब हमने बात की किस चीज की, फिक्टिशियस फोर्स की, यानी कि सूडो फोर्स की। सूडो फोर्स का मतलब ही होता है नकली फोर्स। सूडो का मतलब होता है नकली, भूतिया। अरे भूतिया बोल रहा हूं, भूतिया, कुछ और नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, भूतिया फोर्स। सूडो फोर्स कैसा फोर्स होता है, भूतिया फोर्स होता है, उसकी जरूरत नहीं होती। बट अब हम क्या करें, न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं हो रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हमको जरूरत पड़ेगी सूडो फोर्स की। किसमें, हमेशा याद रखना, हमें जरूरत कहां पड़ेगी, नीड होगी हमें कब, हमें नीड होगी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। किसकी, सूडो फोर्स की। किसकी, सूडो फोर्स की, सूडो फोर्स की। ओके, सूडो फोर्स मतलब नकली फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, करेक्शन फोर्स भी बोलते हैं। सबसे अच्छा नाम इसका मैं जो मुझे बहुत पसंद है वो है करेक्शन फोर्स, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि हम अपने लॉ को हर जगह वैलिड कराना चाहते हैं, बस गलती से क्या हुआ, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं हो रहे थे, तो हमने एक छोटा सा करेक्शन दे दिया। इस करेक्शन के बाद क्या हुआ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी न्यूटन के लॉज क्या होने लग गए, वैलिड होने लग गए। अच्छा, सूडो फोर्स की अगर हम बात करें तो उसका एक अच्छा एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, आप इमेजिन करना चाहेंगे क्या, हाँ सर हमको इमेजिन करना है कि क्या होता है, क्यों ये ऐसा करना पड़ रहा है हमें, तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं पहले, तो नोट्स आपके प्रॉपर बनने चाहिए। आओ, दादा रे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक, चलिए। तो अरे बेटा ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, पागल हो गया है क्या बोर्ड है, बोर्ड क्या हो गया है, पागल हो गया है। चलो उसको हटा ही देते हैं ना फिर अपन पूरे तरीके से, इसको हम पूरे तरीके से हटा ही देते हैं, है ना। जब बोर्ड पागल हो ही रहा है तो ढंग से हो जाए। सर ये क्या हो रहा है, अरे हो जाता है कभी कभी, क्या होता है ना, बोर्ड पागल हो जाता है। क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और अगर आपको कभी किसी को समझाने की जरूरत पड़ गई तो और अच्छी बात है, आप तो और प्यार से, मुझसे भी अच्छे तरीके से आप उसे समझा पाएंगे। चलिए, मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म पर एक मैंने क्या रख दिया, एक बॉक्स रख दिया, ठीक है ना, ये एक बॉक्स रख दिया, ठीक है ना। ओके, और यहां पर एक इंसान खड़ा कर दिया है, किस पे, प्लेटफॉर्म पे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और लंबा कर देता हूं, ठीक। अब यहां पर एक क्या बना दूं मैं, एक ऐसा ट्रॉली बना देता हूं, ठीक है ना। इस ट्रॉली पर एक इंसान खड़ा कर देता हूं, इस ट्रॉली पर ये इंसान मैंने खड़ा कर दिया। ये ट्रॉली जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है ना। अच्छा, आगे ये हुआ कि हमने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को और बढ़ा दिया, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को और बढ़ा दिया, ठीक है। और इस पर फिर से एक ट्रॉली बना दी, ये फिर से एक ट्रॉली है। अब अंतर क्या आया, अंतर ये आया कि एक इंसान इसमें मैंने खड़ा किया, ये इंसान जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है, एक मास रखा हुआ है, प्यार से सुनिएगा मेरी बात, कि यहाँ पर एक मास रखा हुआ है ना। इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, मानते हो कि नहीं, हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी n, ये भी बात आपको पता है कि नहीं पता है, हाँ सर पता है। तो मैंने यहाँ पर एक इंसान ले लिया p, एक इंसान ले लिया q, और एक इंसान ले लिया r, ठीक है ना, 3 इंसान है। अब मैं तीनों से कुछ कुछ पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि यार सुनो, पहले तुम बताओ कि तुमको कौन कौन से फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं इस पर्टिकुलर मास पर। तो उसने बोला मैं अभी बता देता हूं, बताओ। तो उसने बोला कि मुझे ना इस मास m पर एक फोर्स नीचे की तरफ दिखा दे रहा है, इसका वेट, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है ना, ये p बता रहा है। कौन बता रहा है, ये p बता रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि क्या आपको ये मोशन में दिखाई दे रहा है, तो p ने बोला नहीं, मोशन में नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ये रेस्ट पर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं गया किसके पास, Q के पास। मैंने कहा Q तुम बताओ जरा क्या हो रहा है। तो Q ने बोला,
मैंने क्यू से पूछा कि इस मास पर बताओ पहले तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो क्यू मुझे बता रहा है कि इस मास पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो उसने बताया कि इस मास m पर लग रहा है नीचे की तरफ वेट mg और ऊपर की तरफ लग रहा है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा है वेट और ऊपर की तरफ लग रहा है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये रेस्ट पर दिखाई दे रहा है क्या, मैं क्यू से पूछ रहा हूं, रेस्ट पर दिखाई दे रहा है क्या? अरे भाई क्यू तो खुद वेलोसिटी v से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है क्यू, है ना। तो इसको ये मास कैसा दिखाई देगा, पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा कांस्टेंट वेलोसिटी v से, है ना। तो क्यू मुझे बता रहा है कि नहीं, ये मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी v से जाता हुआ दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ। क्लियर? ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्योंकि ये भी क्या है भैया, ये क्या है, रेस्ट पर है और ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो यहां पर नेट फोर्स कितना होगा, आपने बोला भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो नेट फोर्स कितना है, 0 है। ऑब्वियस ही बात है, एन किसको बैलेंस कर ले रहा है, mg को बैलेंस कर ले रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है, एन किसको बैलेंस कर ले रहा है, mg को बैलेंस कर ले रहा है। तो ये भी किस पर है, रेस्ट पर है, और ये नेट फोर्स यहाँ 0 है, तो ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, फिर मैंने बोला आर तुम बताओ जरा, इस मास पर कौन कौन से फोर्सेस तुमको दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो मास ने बोला कि भैया, सॉरी क्यू ने, आर ने बोला कि इस मास पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वेट mg और ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। और ये मास जो है, ये मास जो है, ये a एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जा रहा है, a एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जा रहा है। अरे देखो ना यार, अगर मैं इधर भाग रहा हूँ a एक्सेलरेशन से, ये ट्रॉली पर बैठा हूं मैं, ट्रॉली a एक्सेलरेशन से चल रही है, मुझे रखा हुआ मास पीछे जाता हुआ देखेगा। ठीक उसी तरह कि जब मैं चलती हुई ट्रेन में, एक्सेलरेटेड ट्रेन में बैठता हूं और मैं बाहर पेड़ पौधों को देखता हूं तो पेड़ पौधे पीछे की तरफ जाते रहते हैं। तो क्यू ने मुझे बोला कि भैया ये वाला जो मास है ना, वो पीछे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। अच्छा, अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है ये मास, तो ऑब्वियस ही बात है जहां एक्सेलरेशन है वहां तो फोर्स भी एक्ट करेगा, फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल एक्ट कर रहा होगा। हाँ, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में आपको एक एफ फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, एक एफ फोर्स भी दिखाना पड़ेगा, यही एफ फोर्स तो ये एक्सेलरेशन जनरेट करेगा ना। अरे भैया, बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो अगर मुझे आर ऑब्जर्वर को ये मास ए एक्सेलरेशन से इधर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब इस मास पर एक एफ फोर्स भी लग रहा होगा, तभी तो इसके पास ए एक्सेलरेशन इधर से इधर आया है। अरे हाँ कि ना, लग रहा होगा, लेकिन मुझे दिख तो नहीं रहा ना। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा भाई। जब आप इस ट्रॉली पर रहोगे, ये ट्रॉली ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है, तो आपको ये मास पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, है ना। लेकिन आपने देखा कि भैया इस मास के पास तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, मतलब इस मास के पास पीछे की तरफ फोर्स भी होगा, वही तो एक्सेलरेशन लेकर आएगा। लेकिन मुझे तो कहीं से दिख ही नहीं रहा कि कोई फोर्स लग रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें इस एक्सेलरेशन के कारण ये बताने के लिए कि यहां पर एक्सेलरेशन है, वो इसलिए है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ए है वो इसलिए है क्योंकि इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लग रहा है, और यही फोर्स हमने क्यों लगाया, सूडो फोर्स लगाया। ये फोर्स हम लगाया सूडो फोर्स, और ये फोर्स हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमको जस्टिफाई करना था इस ए एक्सेलरेशन को, कि इस डायरेक्शन में जो ए एक्सेलरेशन आया है वो इसलिए आया है क्योंकि इस मास पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, सूडो फोर्स बोल रहे हो। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अब आप बोलोगे यही वो फोर्स है एफ जो इस मास को ए एक्सेलरेशन दे रहा है, तो आप यहां पर क्या लगा पाए, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा पाए, है ना। ये है नहीं फोर्स, ये फोर्स है नहीं, इमेजिनरी फोर्स है, आप बना रहे हो, बता रहे हो, ये था नहीं, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन दिख रहा था। तो हमने कहा भाई बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता, न्यूटन का लॉ इनवैलिड हो जाएगा। तो हमने यहां पर एक सूडो फोर्स लगा दिया जो बोल रहा है कि इस मास को मैं एक्सेलरेशन दे दूंगा। क्लियर बात है? ये तीनों केसेस आपको समझ में आए कि भैया अगर मैं क्यू ऑब्जर्वर को देखूं, पी ऑब्जर्वर को देखूं, तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो दोनों ही केस में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर आप पी ऑब्जर्वर और क्यू ऑब्जर्वर से पूछो तो इस मास पर जो फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है वो सेम बन रहा है, लेकिन अगर आप आर ऑब्जर्वर के नजरिए से देखोगे तो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है कि ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे वेट और यहां पर एक फोर्स। तो ये जो आपने बिना पूछे एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया है, ये आपने न्यूटन के लॉ को इनवैलिड होने से बचाने के लिए लगाया है, और इसी को आप क्या बोलते हो, सूडो फोर्स बोलते हो। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ सर, एकदम क्लियर हो गया, मजा आ गया, समझ में आ गया, है ना। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो आपको सूडो फोर्स की जरूरत पता चल गई है कि हमको न्यूटन लॉ को अगर इनवैलिड होने से बचाना है, किस फ्रेम में,
किस फ्रेम में? एक्सेलरेटेड फ्रेम में। तो हमको एक करेक्शन फोर्स की जरूरत पड़ती है, एक भूतिया फोर्स की जरूरत होती है, और वो फोर्स क्या कहलाता है? सूडो फोर्स कहलाता है। ठीक। अच्छा सर, इस सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? इस सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? आपने ये फोर्स लगाया F इस मास को A एक्सेलरेशन देने के लिए, है ना? तो मैं यहां पर लिखता हूं कि ये जो सूडो फोर्स होता है, ये जो सूडो फोर्स होता है, इसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू, थोड़ा मोटा करके लिखता हूं, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ M इंटू A, माइनस ऑफ M इंटू A, माइनस ऑफ M इंटू A। इसका क्या मतलब है? आइए समझते हैं। देखिए, प्यार से समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आपको लगेगा मैं उतनी बार समझाऊंगा। ये है मास, ये क्या है? मास। कैसन मास बा? ये मास जो है, दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। This is the mass of the object, this is the acceleration of the observer and this is the pseudo force। ये क्या बन रहा है? pseudo force बन रहा है। ये माइनस साइन क्या बताता है? ये माइनस साइन हमें ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है एक्चुअल में, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है एक्चुअल में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप सूडो फोर्स लगाते हो, है ना? अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका सूडो फोर्स लगता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत काम की चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए इसको मैं, अरे अरे ये क्या है बेटा? अरे अरे अरे, मेरे को लगा ये फ्री हैंड वाला है। नहीं यार, ये तो फ्री हैंड वाला नहीं है। तो जे का है तो जो कहा, जो कहो, जो कहो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करके देख लेता हूं। ठीक है, अरे कोई शेप ही नहीं बना, कोई बात नहीं आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिएगा। चोट हो गई है मेरी थोड़ी सी यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, कोई नहीं हंसेगा इस बात पे, है ना? सब तालियां बजाएंगे, कोई नहीं हंसेगा, है ना? हो जाता है कभी कभी, टेक्नोलॉजी नहीं मानती है आपकी बात। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किससे समझते हैं इसको? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए 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 आइए, तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ एक स्लाइड। अब मान लीजिए आपके पास एक लिफ्ट है, समझने की कोशिश करना। एक लिफ्ट है ना? ये आपके पास एक लिफ्ट है, ठीक है भाई। और इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक स्ट्रिंग ने जोड़ा, स्ट्रिंग नहीं मतलब तार जो भी होती है वो, वायर, है ना? ठीक है, क्लियर है? लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, ठीक है सर, जा रही होगी। यहां पर मैंने क्या किया? अंदर की तरफ मैंने यहां से लटका दिया है क्या? एक मास, है ना? एक मास M लटका दिया है ना? ठीक है, इसका टेंशन ये रहेगा। क्लियर बात है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सर, क्लियर बात है। ये जो आपकी लिफ्ट है, ये A एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, मान लीजिए, ठीक है ना? पहले क्या हुआ? मैंने जमीन पर अपने आप को बैठाया, जमीन पर अपने आप को बैठा लिया, ठीक है ना? और मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं जो भी चीजें हो रही है। पूछ रहा है मुझसे, कोई पूछ रहा है कि बताओ इस वायर पर टेंशन कितनी होगी। मैं जमीन पर बैठा हूं, इस लिफ्ट को देख रहा हूं, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है A एक्सेलरेशन से, लिफ्ट के अंदर एक मास लटका दिया गया है और मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस धागे पर या स्ट्रिंग पर टेंशन कितना होगा। तो मैंने बोला कि ये तो बहुत आसान सी चीज आपने मुझसे पूछ ली है। मैंने कहा अच्छा तो बताइए ना फिर क्या दिक्कत है। तो उसने बोला कि देखिए नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा क्या? इसका वेट mg। मैंने कहा बिल्कुल सही। और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, और तो मैं बोलूंगा कि ये जो पूरी की पूरी बॉडी है ये ऊपर की तरफ जा रही है। मैं अगर जमीन से बैठकर देख रहा हूं तो मुझे लिफ्ट ऊपर जाते हुए दिख रही है ना? हाँ, तो मतलब इसका ये हुआ कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। हाँ कि ना? इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? mg प्लस ma। क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्या पता सर, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अच्छा, मैंने बोला अब एक काम करो, क्या? एक दूसरा आदमी जो तुम्हारे पास हो, अगर कोई खाली हो, उसको जाकर बोलो कि वो लिफ्ट के अंदर बैठ जाए और लिफ्ट के अंदर जाकर फोन करके मुझे बताए, है ना, कि क्या हो रहा है। ठीक है,
जब मैंने इस इंसान से पूछा था तो उसने मुझे बताया था कि जो मास है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, है ना। तो हमने उस हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर टेंशन की वैल्यू निकाल ली। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इस इंसान से पूछता हूँ फ़ोन करके, हेलो हेलो, हाँ हेलो, मुझे ये बताओ कि अंदर जो तुम्हारे मास है लिफ्ट के अंदर वो कहीं जा रहा है क्या ए एक्सेलरेशन से? उसने बोला नहीं कहीं नहीं जा रहा, वो तो मेरे सामने ही है, लटका हुआ है। मैंने कहा अच्छा लटका हुआ है, तो ज़रा मुझे बताना कि टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है धागे पे या जो स्ट्रिंग है जिससे वो लटका हुआ है। तो उसने बोला कि मैं बताता हूँ, आप एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मैंने कहा मैं बना रहा हूँ। एक मास है, उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg। मैंने कहा ठीक है, और ऊपर की तरफ t टेंशन एक्ट कर रहा है सर। अच्छा, मैंने कहा और कुछ? बोला नहीं और कुछ भी नहीं सर, कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि मेरे सामने ही लटका हुआ है मास, तो कहीं ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फ़ोन रखो। फ़ोन जैसे ही मैंने रखा, मैंने कहा यार टी की वैल्यू तो mg के बराबर आ रही है ना। मैं गया इसके पास, किसके पास? इसके पास, और मैंने इससे पूछा कि भाई तुम्हारे हिसाब से तो टेंशन की वैल्यू mg प्लस ma आ रही है, और इस इंसान के हिसाब से जो लिफ्ट के अंदर है उसके हिसाब से टेंशन आ रही है mg, तो क्या ये टेंशन की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी क्या अगर मैं अलग अलग जगह से देखूंगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई टेंशन की वैल्यू तो क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए, है ना। तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों हुआ यार, वैल्यू अलग अलग क्यों आ गई? तब मेरे दिमाग में आया कि यार हमने मैग्नेट ब्रेन्स पे सत्यम सर से पढ़ा था कि अगर आप जमीन पर खड़े होते हो तो आप एक्चुअल में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर हो। आप जब जमीन पर खड़े हो तो आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर हो, और जैसे ही आप जाकर किसके अंदर बैठ गए? एक ऐसे फ्रेम के अंदर बैठ गए जिसके पास खुद का एक्सेलरेशन है, तो आप कहाँ आ गए? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आ गए। तो यहां पर आते ही आपका क्या होगा? न्यूटन का लॉ इनवैलिड होने लगेगा। इसलिए आंसर क्या आने लग रहा है भाई? गलत आने लग रहा है या मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर आपने बोला कि इसके लिए भी सत्यम सर ने बताया था कि जब भी आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाओगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओगे, आप सूडो फोर्स का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, सूडो फोर्स का हम इस्तेमाल करेंगे, ये हमने समझ लिया। अगर सूडो फोर्स का इस्तेमाल करना है तो हमें पता होना चाहिए उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो आपने बोला कि सर डायरेक्शन तो आपने ही बताया था कि जिस डायरेक्शन में आपका फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे? उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप सूडो फोर्स लगा दोगे। ठीक है, आइए सॉरी फॉर दैट। तो मैंने बोला कि बताओ आपका फ्रेम एक्सेलरेट कहाँ कर रहा है? ऊपर की तरफ कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो आप सूडो फोर्स कहाँ लगाओगे? नीचे की तरफ। तो मैंने यहाँ पर सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगाया, तो मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ क्या लगाया? सूडो फोर्स लगाया। ये देखो मैंने नीचे की तरफ क्या लगा दिया? सूडो फोर्स लगा दिया। उसकी वैल्यू कितनी होती है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम या ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम या ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर आपका ये है ना, तो अगर इस फ्रेम का एक्सेलरेशन a है तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन भी तो a ही होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर आपने माइनस नहीं लगाया। अरे मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट कर दी ना, नीचे की तरफ। इस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेलरेशन था, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन था। अरे हाँ कि ना, और मैंने ऑब्जेक्ट पर उल्टी डायरेक्शन में क्या लगा दिया? सूडो फोर्स लगा दिया, m इंटू ए, इसलिए मैं माइनस अब नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक फोर्स और ऐड होगा जिसको आप सूडो फोर्स बोल रहे हो, जो कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर के बराबर होगा। ठीक है ना। अब बताओ क्या इक्वेशन बनती है? तो आप बोलोगे इक्वेशन बनेगी T इज इक्वल्स टू mg प्लस ma। बन गई कि नहीं बन गई? हाँ सर बन गई। लो ये देखो सेम आ गई। हाँ सर सेम आ गई, बिल्कुल सेम आ गई। कैसे सेम आ गई? क्योंकि आपने सूडो फोर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया, न्यूटन के लॉ को इनवैलिड होने से बचा लिया और आपने टेंशन की वैल्यू निकाली। अब देखिए दोनों ही केस में टेंशन की वैल्यू क्या है? सेम है। आप सूडो फोर्स के क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे जमीन पर ग्राउंड पर बैठकर करो या कांस्टेंट वेलोसिटी वाले फ्रेम पर बैठकर करो, या फिर आप उसी फ्रेम में चले जाओ जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है ना। या तो आप जमीन से बैठकर कर लो या तो उसी फ्रेम के अंदर जाकर बैठ के कर लो। दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा? सेम आने वाला है। ठीक है ना। हमने देखिए इसी क्वेश्चन को दो तरीके से किया, दोनों ही तरीके से आंसर क्या आया है? सेम आया है। बस देखने का फर्क अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है। ठीक है, ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया हमको सूडो फोर्स कैसे काम करता है। ठीक है, पक्का 100%? हाँ सर समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए ये एक कार है, शॉफर दे नाल गोरी, ये एक कार है, कार है, ये कार है ना,
ये ज़मीन पर ऐसे बढ़िया खड़ी हुई है, इसके अंदर मैंने क्या लटका दिया, पेंडुलम लटका दिया, इसके अंदर मैंने पेंडुलम लटकाया हुआ है, ठीक है ना, एक पेंडुलम लटकाया। और इस गाड़ी को बोला कि चलो भैया ए एक्सेलरेशन से तुम आगे की तरफ चलो, चलते चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है सर। इस गाड़ी को ए एक्सेलरेशन से मैंने आगे की तरफ चलवा दिया है। अब वही बात कि दो तरीके से मैं इस मोशन को ऑब्जर्व करूंगा, दो तरीके से इस मोशन को मैं ऑब्जर्व करने वाला हूं। पहले तो मैं जमीन पर बैठ जाऊंगा और जमीन से ऑब्जर्व करूंगा। तो चलिए आइए जमीन पर बैठते हैं। जमीन पर भी बैठा था इंसान, मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया। उसने बोला कि ये जब गाड़ी आगे की तरफ चल रही थी, एक्सेलरेट कर रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा देखने में आया कि ये जो पेंडुलम था ये पीछे की तरफ आया, ये पीछे की तरफ आया, इस तरीके से, इस तरीके से ये पीछे की तरफ आ गया। मैंने कहा अच्छा, फिर आगे चली गई गाड़ी। अरे भाई ये पीछे की तरफ आया और ये गाड़ी आगे की तरफ चली गई, मतलब उसने कुल मिलाकर इतना बोला कि पहले पेंडुलम इस पोजीशन में था, फिर जैसी गाड़ी एक्सेलरेट हुई तो हमारा पेंडुलम इस जगह पर आ गया, ठीक है, और उसके पास एक एक्सेलरेशन आ गया ए, क्योंकि वो किस पर अटैच्ड है, कार पर अटैच्ड है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो इतना ही दिखा, कार आगे की तरफ चली गई, पेंडुलम पीछे आ गया और आगे की तरफ ऐसे पीछे होके चला गया, मुझे नहीं पता, मैंने तो यही देखा। मैंने कहा ठीक है, इस पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन है, देखो अगर इसका मास m है, इसका मास m है, तो इस पर लगने वाला एक तो इसका वेट हो गया नीचे की तरफ, क्लियर, हाँ सर एकदम क्लियर, और एक तो लग रही होगी टेंशन, ये अगर मान लीजिए ये थीटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज t cos थीटा एंड दिस इज t sin थीटा, दिस इज t sin थीटा। मानते हो कि नहीं, हाँ सर मानते हैं, क्लियर है कि नहीं। मैं बस फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं और इक्वेशंस लिख रहा हूं, देखिएगा t cos थीटा इज इक्वल टू mg, या मैं लिखता हूं t sin थीटा इज इक्वल टू, बताओ, अरे भाई t sin थीटा किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, नहीं मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा ना, फोर्स भैया, ये मास है, इस पे एक्सेलरेशन a लग रहा है, तो यही वो फोर्स है जो इस बॉडी को एक्सेलरेशन दे रहा है, यही t sin थीटा वो फोर्स है जो इस बॉडी को एक्सेलरेशन दे रहा है। तो मैं बोल सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, t sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, ये दूसरी इक्वेशन होगी, है ना। मैं अगर दोनों इक्वेशन को वो करूँ, डिवाइड करूँ, तो ये हो जाएगा t से t कट जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा इस tan थीटा, m कट जाएगा, कितना आ जाएगा, a बाय g, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई थीटा की वैल्यू बताओ, अगर इस कार का एक्सेलरेशन a है तो थीटा की वैल्यू बता दो कितनी है, तो आप सीधे सीधे एक्सेलरेशन की वैल्यू से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। लेकिन अभी हमारा फोकस इस पे नहीं है, अभी हमारा फोकस इस पे नहीं है। अभी हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि पहले मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व करूंगा चीजें और फिर मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम पर जाऊंगा, यानी कि पहले मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बैठूंगा और उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किस पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। चलिए आइए दूसरी बार बात करते हैं। अब मैं कहाँ चला गया, अब मैं कार के अंदर ही जाकर बैठ गया, अब मैं कार के अंदर जाकर बैठ गया, ठीक है, ओके, ये मैं कार के अंदर बैठा हूं डिक्की में, ठीक है ना। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब कार खड़ी हुई थी तो ये पेंडुलम लटका हुआ था, जब कार को एक्सेलरेशन a दे दिया गया तो ये पेंडुलम पीछे की तरफ आया और पीछे आकर क्या हो गया, पीछे आया, पीछे की तरफ आया और पीछे की तरफ आकर स्टेबल हो गया। अरे आपने देखा होगा ना, जब आप कार के अंदर बैठोगे, आप कार के अंदर ऐसे बैठे हुए हो, गाड़ी एकदम से चली तो पेंडुलम पीछे आया और ऐसे आके ऐसे रुक गया, है ना। ऐसा पेंडुलम था, ऐसा हुआ और ऐसे आके रुक गया, है ना। तो मैं अंदर से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि पेंडुलम इस कंडीशन में आकर रुका हुआ है। अच्छा, तो अगर पेंडुलम इस कंडीशन में आके रुका हुआ है, आकर रुका हुआ है, इस कंडीशन में अगर पेंडुलम आकर रुका हुआ है, तो बताओ इस पर लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं, सिंपल सी बात, लो बताओ। फिर वही बात, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है कि कितना पीछे आपका पेंडुलम आया होगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो मैंने बोला सुनो, इस पर लग रहा है वेट इसका खुद का mg नीचे की तरफ, ठीक है। सेम वही बात, टेंशन है, अगर यहाँ t है तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा और वो कितना होगा, t cos थीटा, है ना, और एक कंपोनेंट होगा इसका कितना, t sin थीटा, है ना, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन पहले वाले केस में जब आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे थे, आपने बोला कि भाई इस पेंडुलम के पास आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो आपने एक्सेलरेशन आगे की तरफ लगा दिया। लेकिन जब मैं कार के अंदर जाकर बैठा तो मैंने देखा कि पेंडुलम पीछे की तरफ आया और यहां पर रुका हुआ है, यहां पर रुका हुआ है, यहां पर रुका हुआ है। लेकिन ये जो पेंडुलम पीछे की तरफ आया, ये क्यों आया, ये जो पेंडुलम पीछे की तरफ आया, ये क्यों आया,
क्वेश्चन दिमाग में आया कि भाई मैं तो यहीं बैठा हुआ था, यहाँ तो कोई भूत नहीं आया जिसने लात मारी हो इस पेंडुलम को पीछे लाने के लिए, यहाँ तो कोई फोर्स नहीं लगा। अरे यार अगर कोई फोर्स लगा नहीं तो ये पेंडुलम पीछे कैसे आया? फिर वही बात कि पहले आप रेस्ट पर थे, अब आप एक्सेलरेटेड फ्रेम पर आ गए हो, तो आपको पता है यहाँ न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होंगे। तो भैया कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन से हिला है, 100 बात की एक बात यार, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हिला है तो उसको अपनी पोजीशन से हिलाने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। तो यहां पर जो पेंडुलम अपनी पोजीशन से हिल के जो पीछे की तरफ आया और रुक गया है, इसको अपनी पोजीशन से हिलाने वाला कौन है? एक सूडो फोर्स है। कौन है? सूडो फोर्स है। तो यहां पर क्या लगेगा? सूडो फोर्स लगेगा Fp, और वो किसके बराबर होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम या एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। तो यहां पर क्या लगेगा इस डायरेक्शन में? m इंटू ए लगेगा। क्लियर? पक्का? इक्वेशन बनाकर देखो, t sin थीटा किसके बराबर है? अच्छा मुझे बताओ कि यहां पर आकर आपका जो पेंडुलम है वो रुका हुआ है, पीछे की तरफ आया और यहां आकर क्या हो गया? पेंडुलम ऐसे रुक गया, मतलब यहां इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब यह है कि t sin थीटा ma के बराबर हो गया, t sin थीटा ma के बराबर हो गया, और t cos थीटा किसके बराबर हो गया? mg के बराबर हो गया। सेम वही बात अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू a बाय g के बराबर आ जाएगा। देख लीजिए वही रिलेशन आ रहा है जो पहले आ रहा था। यहां पर जो t sin थीटा था वो ma के बराबर इसलिए था क्योंकि यही t sin थीटा फोर्स था जो इस मास को एक्सेलरेशन दे रहा था आगे की तरफ जब आप ग्राउंड से देख रहे थे। तो लेकिन जब आप अंदर जाकर बैठ गए तो भैया पेंडुलम ऐसे पीछे की तरफ आया और रेस्ट पर आ गया। लेकिन पीछे की तरफ क्यों आया? क्योंकि उस पर सूडो फोर्स लग रहा था। यहां पर रेस्ट पर आ गया, तो जैसे ही रेस्ट पर आया हमने सारे फोर्सेस बैलेंस कर दिए, आंसर आ गया। क्लियर है? तो आपका जो सूडो फोर्स है वो क्या करता है? वो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा आसान कर देता है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड। बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको सूडो फोर्स समझाने की कोशिश की है कि हमको जरूरत क्यों पड़ी है। हमको जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी क्या करते हैं? क्वेश्चंस को डील करते हैं। अगर सूडो फोर्स नहीं बनाते तो भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते। क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा आपकी बॉडी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर हो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या रेस्ट पर हो? नहीं, हो सकता है वो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जिसके पास खुद भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम हो। ठीक है, तो हमने उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जुगाड़ बना लिया जिसको हमने क्या बोला? सूडो फोर्स बोला। ठीक है सर, ओके वेरी गुड। आ जाओ भाई, चलिए क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। अ बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रॉली बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इफ द ट्रॉली एक्सेलरेट्स हॉरिजॉन्टली द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। बताओ। अब मैंने आपको इसका डेरिवेशन पूरा का पूरा करा दिया, तो अब आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? धड़ल्ले से सॉल्व कर सकते हो, धड़ल्ले से सॉल्व कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो? वो tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, अभी आपने निकाला। थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है, तो tan 37 इज इक्वल टू a बाय, अगर मैं g की वैल्यू 10 ले लेता हूं तो a की वैल्यू क्या होगी? चलो, तो 37 वाला 37 डिग्री वाला ट्राइंगल आपको पता है, अगर ये 37 है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। tan 37 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो tan 37 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 दिया 15/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 दिया 15 डिवाइड बाय 2 है ना, 15, 7.5, 7 7 14 और 1 15। ठीक है, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। यही तो आपसे पूछा था, लो यही तो आपसे पूछा था। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब भाई इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो आपको पूरा पूरा सॉल्व कराता, लेकिन मैंने आपको पहले ही एक एग्जाम्पल से समझा दिया, पहले ही इस एग्जाम्पल से समझा दिया कि दादा अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। tan थीटा की वैल्यू देखो आपने a बाई जी निकाल ली है। जी क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने पुली पढ़ा नहीं है, बट ऐसा कुछ है नहीं पुली में कि एक क्वेश्चन तो हम देख सकते हैं। Two smooth blocks of masses m and m dash connected by a light and extensible strings are moving on a smooth wedge of capital mass M. If a force F acts on the wedge, the blocks do not slide related to the wedge. Find the acceleration of the wedge and the value of F. ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, अगर ये इधर डायरेक्शन में मूव करता है ना, मान लीजिए कि इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये छोटा वाला मास इस बड़े वाले मास के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना, मतलब रुका हुआ है। ठीक है,
फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन आएगा, सिंपल सी बात है ना। मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है कि किस एक्सेलरेशन से मूव करता है, नहीं लिखा हुआ है। चलिए मान लीजिए कि ये कैपिटल मास कैपिटल ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, ये भी नहीं दिख रहा होगा, येलो कलर से लिख देता हूँ, ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, कैपिटल ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, ठीक है ना। ओके, अगर ये कैपिटल ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जब जाकर यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व करूंगा, कहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व करूंगा, यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि भैया एक सूडो फोर्स की जरूरत यहाँ पर है। सिंपल सी बात है भाई, जिस डायरेक्शन में जिस ये जो फ्रेम है, ये कैसा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूटन की लॉ वैलिड नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा देना है, एक सूडो फोर्स लगा देना है। सूडो फोर्स किसके बराबर होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम या ऑब्जर्वर, तो ma के बराबर होगा, ठीक है। ये हमने लगाकर छोड़ दिया। इस मास पर क्या लगेगा, नीचे की तरफ इसका वेट m-g, ऊपर की तरफ टेंशन T, ये टेंशन सेम रहने वाली है क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, चेंज नहीं हो रही है, सेम है। क्लियर बात है, हाँ सर क्लियर बात है। हमको ये बोला गया है कि ये जो छोटे वाले मास है ये बड़े वाले मास के रिस्पेक्ट में मूव ना हो, लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ छोटा मास विद रिस्पेक्ट टू बड़ा वाला मास क्या है, 0 है। दिस इम्प्लाइज नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर मैं छोटे वाले मास की बात करूं, स्मॉल m की बात करूं, किसकी बात करूं, स्मॉल m की बात करूं, तो हम बोल सकते हैं कि t माइनस स्मॉल m इंटू ए इज इक्वल्स टू 0, या ऐसा बोल दो t इज इक्वल्स टू ma, t इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू ए, पहली इक्वेशन। अगर हम बात करें m डैश मास की, तो हम बोल सकते हैं कि मूव कहीं नहीं कर रहा है भैया, मूव नहीं करेगा, है ना। तो हम बोलेंगे t किसके बराबर, m डैश g के बराबर, t किसके बराबर, m डैश g के बराबर, इक्वेशन नंबर 2, है ना। इनको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू m अपॉन m डैश a अपॉन g। मुझे a की वैल्यू निकालनी है, a इज इक्वल्स टू m डैश अपॉन m इंटू जी, यही तो पूछ रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द वेज मैंने निकाल ली, m डैश अपॉन m इंटू जी, तब जब ये वेज के ऊपर ये ब्लॉक मूव नहीं करेंगे, है ना, कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ f। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो f वाला फोर्स है, ये कैपिटल M मास को a एक्सेलरेशन दे रहा है ना। अच्छा, छोटू m मास को भी ये एक्सेलरेशन दे रहा है, क्योंकि ये मास इसके रिस्पेक्ट में कहीं नहीं जा रहा, तो इस मास का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इसके बराबर ही होना चाहिए, तभी तो दोनों चिपक कर चलेंगे, ठीक है। प्लस m डैश इंटू ए, ठीक है, वेरी गुड। तो f इज इक्वल्स टू, हम क्या कॉमन ले लें, a कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, m प्लस स्मॉल m प्लस m डैश, और यहाँ पर a की वैल्यू आपने क्या निकाली है, m डैश अपॉन m इंटू जी, तो f की वैल्यू क्या आ गई, m डैश अपॉन m ब्रैकेट में कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश इंटू जी, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, पक्का, जी सर पक्का, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ हमको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, इस क्वेश्चन को हम बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत धीरे धीरे समझेंगे, और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी सूडो फोर्स की कितनी ज्यादा होती है और वो कितने स्टेप्स कम कर देता है, क्या कितने स्टेप्स वो क्वेश्चन से कम कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर आपको एक क्या दिख रहा है, वेज दिख रहा है। अ ब्लॉक ऑफ स्मॉल मास m इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन with what acceleration a towards right should the system move on a horizontal surface so that m does not slide on the surface of inclined plane. Also calculate the force applied by the wedge on the block. Assume all surfaces are smooth. या सिंपल सी बात है कि आप इस वेज को किस एक्सेलरेशन से मूव कराओ कि ये मास नीचे या ऊपर कहीं खसके नहीं, ये अपनी पोजीशन पर ही बैठा रहे। अरे देखा होगा ना आपने, वो नई नई जो लैम्बोर्गिनी आती है, मर्सिडीज आती है, SLS AMG आती है, जो मैक्लेरन आती है, वहां पर लोग टेस्ट करते हैं, बहुत 0.3 सेकंड में 100 की स्पीड है, तेज एक्सेलरेशन, बहुत तेज एक्सेलरेट करती है वो। तो आपने वीडियोस देखे होंगे, रील्स देखी होगी, वहां पर वो मोबाइल क्या करते हैं, अपनी बाजू वाली सीट पर ऐसे चिपका देते हैं। मान लीजिए मैं कार चला रहा हूँ इधर पे, और ये बाजू वाली सीट है ना, इस सीट पर वो मोबाइल ऐसे हाइट पर चिपका के रखेंगे और यहाँ से एक्सेलरेट करके गाड़ी बढ़ाएंगे जोर से और मोबाइल छोड़ देंगे, तो मोबाइल इसी हाइट पर चिपका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी इतनी तेज से एक्सेलरेट करती है कि ये वाला जो पीछे सूडो हुआ फोर्स है वो इतना तेज होता है कि उसको वेट को ओवरकम कर जाता है और वो फोन को नीचे गिरने नहीं देता। वैसे ही कुछ यहां पर भी होने वाला है कि हम इस वेज को इतनी एक्सेलरेशन से आगे ले जाएंगे कि ये मास नीचे की तरफ उतर नहीं पाएगा, अपनी पोजीशन पर ही बैठा रहेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम करते हैं पहले सूडो फोर्स, यानी कि मैं क्या करता हूं, हम यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखने वाले हैं, है ना। हम यहां मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Motion is observed from
इज ऑब्जर्व्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, मोशन ऑब्जर्व करने वाले हैं जी। ग्राउंड पर बैठ जाऊं जाके, ठीक है। तो ये मैं ग्राउंड पर जाकर बैठ गया और मैं यहां से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। मुझे क्या फील होगा, मुझे फील होगा कि ये मास भी ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, हाँ ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और क्या हो रहा है, इस मास पर एक्ट कर रहा है इसका वेट नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा यहाँ पर। मानते हो या नहीं मानते हो? जी सर मानते हैं, जी सर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, अगर ये थीटा है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर है इस पे और ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट ये होगा n cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट ये होगा n cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा ये n sin थीटा, है ना। इसको मैं कलर बदल के लिख देता हूँ। एक कंपोनेंट इसका होगा n cos थीटा और एक कंपोनेंट इसका ये होगा n sin थीटा। क्या होगा, n sin थीटा। क्लियर? बढ़िया, पक्का, एकदम ठीक, ठीक है ना। ये मैं कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, जमीन से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो अब बताइए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड n sin थीटा इज इक्वल्स टू n sin थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू a, है ना। अगर आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, मतलब आप इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो n कट जाएगा, क्या बचेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू m से m कट जाएगा, क्या बचेगा, a बाई जी। ये बचेगा क्या, हाँ सर ये बचेगा। अरे भाई 1 डिवाइड बाई 2 करना है तो a बाई जी ही तो बचेगा, m कट जाएगा तो sin थीटा बाई cos थीटा यानी कि tan थीटा बचेगा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a बाई जी के बराबर आ गई। पक्का, हाँ सर एकदम पक्का, ठीक है। ओके, तो tan थीटा की वैल्यू a बाई जी के बराबर आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स, हमसे पूछ क्या रहा था, टुवर्ड्स राइट शुड द सिस्टम मूव, व्हाट एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स राइट शुड द सिस्टम मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस सो दैट द m डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्सेस सप्लाइड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। आपको n की वैल्यू भी पता करनी है, n cos थीटा की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू भी पता करनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n cos थीटा, n sin थीटा सब कुछ आप निकाल सकते हो और आप सीधे सीधे n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हमको उससे मतलब नहीं है अभी, अभी हमको ये देखना था कि भैया किस एक्सेलरेशन से हम मूव करें कि हमारा जो मास है वो कहीं ना जाए, हमारा जो मास है वो कहीं भी ना जाए। तो आंसर क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाय जी। क्लियर? ओके, अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब मैं उठकर चला जाऊं यहां बैठ जाऊं तब मुझे सूडो फोर्स दिखने लग जाएगा, दिखेगा तो नहीं सॉरी, तब मैं सूडो फोर्स लगा सकता हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी सर समझ रहे हो, 100% समझ रहे हो, जी सर समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं आपके लिए। आओ, ये मिटा दिया मैंने यहाँ से इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मिटाना पड़ेगा मुझे, हाँ इसको भी मिटाना पड़ेगा, मिटा दीजिए, और इसको भी मिटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ पर आप लिख दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ओके जी सर, ओके आगे बढ़ा दे, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो मास m है ना, मैं इसी के पास जाकर यहाँ इंक्लाइंड प्लेन में क्या कर गया, बैठ गया। इंक्लाइंड प्लेन में जैसे ही मैं बैठा, मुझे ये तो पता है कि भैया इस मास पे नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा mg। क्लियर बात है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर बात है। और यहाँ पर लगेगा भैया क्या, इसका एक कंपोनेंट आएगा, देखिए ये सब आपने किया हुआ है। एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा mg sin थीटा, एक कंपोनेंट आएगा इसका mg cos थीटा, है ना। ये सब तो मुझे आता है फटाक से। जो नई चीज़ है वो क्या है, वो ये है सूडो फोर्स, है ना। जैसे मैं यहाँ पर बैठूंगा मुझे पता चलेगा इस पे क्या लग रहा है, एक सूडो फोर्स m इंटू कैपिटल A का, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन फ्रेम का कितना है, कैपिटल A है। अच्छा, और क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा और बताइए, देखिए इस ma का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, पक्की बात है, पक्की बात है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, समझ रहे हो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, ये थीटा है तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये और ये मिलके 90 बना रहे हैं, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये और ये मिलके 90 बना रहे हैं तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा,
थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये और ये मिलके 90 बनाएंगे, ये 90 माइनस थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एम ए का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, एम ए का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एम ए। ये कितना होगा, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ आएगा, ये कितना होगा, एम ए साइन थीटा। क्लियर? थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं इसको, एम ए साइन थीटा। मिट जा, ज़्यादा मिट गया, एम ए साइन थीटा। मानते हो या नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस आने वाली हैं, लगातार देखते जाइए और ये देखिए कि tan थीटा a बाई जी के बराबर आता है या नहीं। चलो, तो इक्वेशन पहली हम ये बनाएंगे कि हमको मास को हिलने नहीं देना है, तो इसका मतलब ये है कि एम ए कॉस थीटा किसके बराबर है, एम ए कॉस थीटा क्या एम जी साइन थीटा के बराबर होगा? हाँ सर, एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। दूसरी बात, जो एन है नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा के बराबर होगा। जी सर, अरे भैया एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, ये आप समझ गए? हाँ सर, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसी की मदद से हम एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, वो क्या है, एम से ये एम कट गया, तो ए बाई जी किसके बराबर आ गया, tan थीटा के बराबर आ गया, बिल्कुल आ गया। ए बाई जी किसके बराबर आ गया, tan थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर थीटा के लिए हम किस एक्सेलरेशन पे मूव कराएं कि बॉडी नीचे ना गिरे। ओके सर, अब अगर आपसे कोई बोल दे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल दो, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा के बराबर है, एम ए साइन थीटा के बराबर है। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर आप ए की वैल्यू पुट कर सकते हो जी tan थीटा, है ना, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन भी मिल जाएगी। एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसके बारे में कुछ बात तो की नहीं गई है। ए की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, जी tan थीटा, तो ए की वैल्यू हो गई जी tan थीटा साइन थीटा। क्लियर? पक्का? ओके सर। अभी आपको ये क्वेश्चन समझने में थोड़े पेचीदा लग रहे होंगे, बट जब ये क्वेश्चन वैल्यूज के साथ आएंगे कि आपको मास की वैल्यू 2 kg दे देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। पक्का? अच्छा, अगर मान लो कि मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ाता जाता हूँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ाता जाता हूँ, तो आपको ऐसा नहीं लगता एम ए कॉस थीटा का कंपोनेंट बड़ा होता जाएगा एम जी साइन थीटा से? हाँ सर, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा? बिल्कुल करने लग जाएगा। अगर एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर है तो ये ब्लॉक यहीं बैठा रहेगा, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कम करता जाऊं और उसकी वैल्यू एम जी साइन थीटा से क्या हो जाए, एम ए कॉस थीटा की वैल्यू एम जी साइन थीटा से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ब्लॉक नीचे की तरफ क्या करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा। क्लियर? अरे पक्का कि नहीं? हाँ सर पक्का। क्या? इफ एम ए कॉस थीटा is greater than mg sin theta, block will move upward, block will move upward, block will move upward, block will move upward। ठीक है, ओके, आगे। अच्छा, अगर अपवर्ड मूव करेगा तो कोई एक्सेलरेशन होगा उसके पास क्या? हाँ सर, एक्सेलरेशन होगा a cos थीटा माइनस जी साइन थीटा, a cos थीटा माइनस जी साइन थीटा। इसको लिख देता हूं, देखो ना भाई, ये मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, इसका एक्सेलरेशन a cos थीटा है, इसका जी साइन थीटा है नीचे की तरफ, तो नेट कितना हो जाएगा, a cos थीटा माइनस जी साइन थीटा। तो हम बोल सकते हैं नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, a cos थीटा माइनस जी साइन थीटा। ओके 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 ओके। अगर if mg sin theta is greater than ma cos theta, if mg sin theta is greater than ma cos theta, तो क्या होगा, block will move downward, block will move downward, block will move downward, block will move downward। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा तो फिर कितने नेट एक्सेलरेशन से करेगा, तो तब उसका नेट एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। समझ में आई बात? हाँ सर, समझ में आ गई है। और अगर एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर आ गया तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और ये मास या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा, सिंपल सी बात है, नेट वेलोसिटी अगर चल रहा होगा तो चलता हुआ जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चाहे हम इसको इस तरीके से करें क्वेश्चन को, चाहे हम क्वेश्चन को इस तरीके से करें, बात क्या है, एकदम सेम है। बात एकदम क्या है, सेम है। एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओ मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, ये मैकेनिकल एडवांटेज में आपने देखा एक शब्द जुड़ा हुआ है एडवांटेज। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा क्या बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, ये एडवांटेज कैलकुलेट करने के लिए बना हुआ है। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मान लीजिए आप जब कुएं में कभी आपने अगर पानी भरा हो, तो कुएं में अगर आपने पानी भरा होगा तो यहाँ पर एक पुली लगी होती है ना, पुली से आप एक रस्सी डालते हो। सर ये पुली क्या होता है, सर ये पुली क्या होता है, आपने पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कुआं तो देखा होगा ना, आगे जाके पढ़ेंगे हम पुली को, टेंशन मत लो, आगे जाके हम पुली को पढ़ेंगे। आपने ऐसा एक चक्रा देखा होगा, क्या देखा होगा, एक चक्रा देखा होगा, है ना, ये रस्सी जाती है चक्रे पे और ये घूम कर नीचे चली जाती है ना, यहाँ पर क्या होती है, एक बकेट होती है, क्या होती है, एक बकेट होती है, जिसपे आप पानी खींचकर ऊपर निकालते हो, हाँ कि ना, हाँ सर, ठीक है, ओके सर। हाय नी गल बात गोरी नी, हाय नी गल बात गो, यहाँ से खींच के आप पानी ऊपर निकालते हो, ठीक है ना। अब पता चला कि भाई आप पानी का जो वजन उठा रहे हो, उसका जो वजन है मान लो वो 50 न्यूटन का है, 50 न्यूटन का वजन है जो आप उठा रहे हो, जो आप पानी उठा रहे हो उसका वजन है 50 न्यूटन, लेकिन आप जो खींच रहे हो, जो फोर्स लगा रहे हो इस रस्सी को खींचने के लिए, पता चला वो 5 न्यूटन का ही है। क्या है, 5 न्यूटन का ही है ना। तो भैया आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर 50 न्यूटन का वजन खींच ले रहे हो, तो ये तो एक टाइप का एडवांटेज ही है ना, कि भैया हम कम फोर्स लगा के, कम एफर्ट लगाकर ज्यादा लोड उठा पा रहे हैं, कम एफर्ट लगाकर ज्यादा लोड उठा पा रहे हैं, तो यही चीज क्या कहलाती है, एडवांटेज कहलाती है, मैकेनिकल एडवांटेज। क्या, कम लोड, सॉरी कम एफर्ट ज्यादा लोड, कम एफर्ट पे ज्यादा लोड, कम एफर्ट पे ज्यादा लोड, कम एफर्ट पे ज्यादा लोड जब आप उठाते हो तो आप इसको क्या बोलते हो, आपने मैकेनिकल एडवांटेज अचीव किया है, आपने मैकेनिकल एडवांटेज अचीव किया है, मेडिकल एडवांटेज अचीव किया है, ठीक है ना। मेडिकल एडवांटेज जो होता है, मेडिकल एडवांटेज जो होता है, मेडिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। ओके 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 ओके, मतलब आप जब ऐसे पास्कल लॉ भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पास्कल लॉ में भी क्या करते हैं, हम कम फोर्स लगाकर ज्यादा वजन उठा लेते हैं, कम फोर्स लगाकर ज्यादा वजन उठा लेते हैं, तो वहां भी आप मैकेनिकल एडवांटेज क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे हर टाइप की मशीन में आप मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर सकते हो। आपके लिए मशीन बनाई क्यों गई है, मशीन इसलिए बनाई गई है कि आप कम से कम लोड लगाओ और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट बना पाओ। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे अगर आप स्टीयरिंग देखोगे, क्या होता है, वो अपना पावर स्टीयरिंग होता है ना। पहले क्या आता था, पावर स्टीयरिंग नहीं होता तो हम पूरा ऐसे चक्का से घुमाते थे, ऐसे करके पूरा ऐसे चक्का घुमाते थे, हमको बहुत एफर्ट लगते थे। अब जब से पावर स्टीयरिंग आ गया, हमने बढ़िया हल्का सा यहाँ पे एफर्ट डाला और बहुत ज्यादा हमारे क्या करते हैं, स्टीयरिंग मुड़ जाता है। तो ये क्या है भाई, मैकेनिकल एडवांटेज ही है। समझे कि नहीं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक बच्चा है, एक बच्चे ने 100 किलो का वजन उठा लिया, 100 किलो का वजन उठा लिया, यानी कि 1000 न्यूटन का वजन उठा लिया, है ना। और उसको एफर्ट लगे कितने, उसने एफर्ट लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन के। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट kariye। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट लोड अपॉन एफर्ट। तो लो भैया कितना आ गया, ये 50। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 50 आ गया। पक्का जी सर, पक्का। क्लियर किया है कि नहीं किया है मैंने, है ना। ये 1000 है, 1000 बी कड़ा 2, हो 2 पंचे 10, 50। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। पक्का, हाँ सर एकदम पक्का। चलो बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हमको चलना है एपरेंट वेट पर। एपरेंट वेट क्या होता है यार, आपने फील किया होगा, एपरेंट वेट होता है झूठ मूठ का वेट, एक पर्टिकुलर सिचुएशन का वेट, है ना। एक्चुअल में वो वेट नहीं है आपका, वो एपरेंट है, वो मनगढ़ंत है, ठीक है। अच्छा, आपने फील किया होगा कि जब आप किस में जाते हो, एलिवेटर में जाते हो, लिफ्ट में जाते हो, है ना। जब आप बच्चे थे तब आपको ये बात ज़्यादा फील होती होगी, अब तो अब आप आदी हो गए होगे, आपको पता होगा कि यार हाँ ये तो होना ही है। जब आप छोटे बच्चे रहते हो ना, तो आप जैसे लिफ्ट में आते हो, जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है तो आप अपने पापा को बोलते हो, पापा भारी लग रहा है मुझे, अपना जी भारी लग रहा है, दिल भारी लग रहा है। और जब आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ जाती रहती है तो आप पापा को बोलते हो, पापा मुझे गुदगुदी हो रही है, पेट में गुदगुदी हो रही है, हल्का हल्का लग रहा है ना। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप बोलते हो दिल भारी भारी लग रहा है।
और जब लिफ्ट नीचे जाती है तो आप बोलते हो हल्का हल्का लग रहा है, गुदगुदी सी हो रही है पेट में। ऐसा झूले में भी होता है आपके साथ, झूले में भी होता है ना, बिल्कुल होता है। तो यही चीज होती है आपके एपरेंट वेट का केस। उसको आज हम डिफरेंट केस बनाकर समझेंगे, जरा देखेंगे। When the lift is at rest or moving uniformly, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक इंसान है, इंसान खड़ा हुआ है एक वेइंग मशीन पर, इंसान खड़ा हुआ है एक वेइंग मशीन पर। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो वेइंग मशीन है वो क्या मेजर करती है। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? वेइंग मशीन मेजर करती है आपका वेट, वजन। अरे हाँ कि ना? बाय मेजरिंग नॉर्मल रिएक्शन, बाय मेजरिंग नॉर्मल रिएक्शन। समझ रहे हो? इस पर्टिकुलर वेइंग मशीन पर जितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा उसी को वो वजन में कन्वर्ट करके आपको बता दिया करती है ना। जब आप जमीन पर खड़े रहते हो और जाकर वेइंग मशीन पर पैर रखते हो तो भैया आपका वजन नॉर्मल आता है एकदम, वो आपका एक्चुअल वेट होता है ना। लेकिन जब ये आप जाकर किसी लिफ्ट में नापते हो तो वहां पर आपको एक्चुअल वेट नहीं मिलता, अगर आपकी लिफ्ट किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही होगी या रिटार्ड कर रही होगी, ठीक है, आइए, या फ्री फॉल कर रही होगी। आइए उसी चीज को समझते हैं। यहां पर पूरा खेल है नॉर्मल रिएक्शन निकालने का, पूरा का पूरा खेल है क्या? नॉर्मल रिएक्शन निकालने का। चलो, यहां पर पहला केस है, इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली। लिफ्ट इज एट रेस्ट मतलब आपको बोला गया है कि आपकी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। किससे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है भाई। हम जाकर देखते हैं, अंदर ही बैठकर मैं देखता हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं, अंदर ही बैठ रहा हूं और अंदर बैठ के देख रहा हूं। क्या देखा मैंने भैया? मैंने ये देखा कि इस पर ध्यान से देखना, इस पर नीचे की तरफ लग रहा है इसका वेट खुद का mg, ठीक है ना। और क्या लग रहा है? ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में n इज नथिंग बट इक्वल टू mg। n किसके बराबर है? इक्वल टू mg के बराबर है। और क्या मेजर करती है आपकी वेइंग मशीन? नॉर्मल रिएक्शन ही मेजर करती है। मतलब यहां पर जो आपको वजन दिखेगा वो आपका एक्चुअल वेट होगा, है ना। हियर यू विल मेजर, इन दिस केस यू विल मेजर एक्चुअल वेट। इन दिस केस वी विल मेजर actual weight। ये आपको क्या मिल रहा है? एक्चुअल वेट मिल रहा है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलो, चाहे आप रेस्ट पर हो, आपको क्या मिलता है? एक्चुअल वेट ही देखने को मिलता है, ठीक है ना। हमें पूरी कोशिश कर रही है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन निकालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अब इस केस में क्या हो गया? लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, इस पर नीचे की तरफ वेट लगेगा इसका mg और ऊपर की तरफ क्या लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन n। मानते हो या नहीं मानते? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, लिफ्ट यहाँ जा रही है, कहाँ पर? ऊपर की तरफ जा रही है। लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम बोलेंगे n माइनस mg इज इक्वल्स टू, बताओ मुझे, n माइनस mg इज इक्वल्स टू व्हाट? अरे भैया, अगर मैं अंदर बैठा हुआ हूं लिफ्ट के पीछे, पहले वाले केस में अंदर बैठा हुआ था, ठीक है ना, लेकिन कोई मतलब नहीं था, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, तो n mg के बराबर हो गया, ठीक है। अब इस केस में जब अगर मैं लिफ्ट में बैठा, सुनना मेरी ध्यान से बात स्लिप ऑफ टंग हो गया, टंग ऑफ स्लिप हो गया। जब मैं लिफ्ट के अंदर जाकर बैठता हूं, ध्यान से सुनना, मुझे आदमी कहीं जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा। मुझे आदमी कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन यार इसका वजन क्यों चेंज हो रहा है? इसका वजन क्यों चेंज हो रहा है? इससे पहले वाले केस में कुछ नहीं हो रहा था ऐसा। इससे पहले वाले केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अरे क्या हो रहा है? मैंने कुछ चेंज किया क्या? हाँ, इससे पहले वाले केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हमको जो इस इंसान का वजन पता था वही वजन हमें यहाँ पर रीडिंग में दिख रहा था। कोई बात नहीं। जब ये लिफ्ट एक्सेलरेट करने लगी तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर तो वेट के अलावा कोई अलग ही रीडिंग आ रही है। तो मैंने बोला यार ये क्या दिक्कत है। अब मैं क्योंकि अंदर एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाकर बैठ गया हूं, मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, यहाँ पर किसकी ज़रूरत है? एक सूडो फोर्स की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? एक सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगा दिया, क्योंकि फ्रेम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पर सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू n किसके बराबर आ जाएगा? अब ma प्लस mg के बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज नथिंग बट m इंटू a प्लस जी, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई।
नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई, है ना। हमारा एक्चुअल वेट था mg, बट अब यहां पर कितना आ रहा है ma प्लस जी, मतलब इसका ये है कि हेयर नॉर्मल रिएक्शन हैज इंक्रीज्ड, normal reaction has increased, normal reaction has increased, which means weight, actual weight, या मैं बोलूँ apparent weight is greater than the actual weight, apparent weight is greater than the actual weight, एक्चुअल वेट से ज्यादा वेट आपको फील होने लगा। इसलिए जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी तो आप अपने पापा से बोल रहे थे कि पापा मुझे दिल भारी भारी लग रहा है, वजन ज्यादा सा लग रहा है, इसलिए क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो गई है, ma प्लस जी हो गई है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। इफ लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड्स, रिटार्डिंग अपवर्ड का मतलब ये है कि वेलोसिटी धीरे धीरे ऊपर के डायरेक्शन में कम होती जा रही है, मतलब ऊपर जाके रुकना है लिफ्ट को ऊपर जाके रुकना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। रिटार्डिंग अपवर्ड का मतलब क्या होता है भैया, वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या हो रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, रिटार्डिंग अपवर्ड नहीं, इसने उल्टा बताने की कोशिश की। रिटार्डिंग अपवर्ड का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन आप उल्टा मान लो, नेगेटिव डायरेक्शन में मान लो, ऊपर की तरफ मान लो। ठीक है, माइनस साइन में रिटार्डिंग अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। ऊपर की तरफ क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, याद रखिएगा कि मैं हर जगह हर बार क्या कर रहा हूं, लिफ्ट के अंदर जाकर ही ऑब्जर्व कर रहा हूं चीजों को, तो फिर मैं यही बात बोलूंगा कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी, नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, mg एक्ट कर रहा है। और जब आप अंदर बैठकर देखोगे तो आपको रीडिंग में अंतर दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, सूडो फोर्स की मदद लेनी पड़ेगी, तो आप इसको उल्टा करके यहाँ ऐड कर दोगे m इंटू माइनस a। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगा किसके बराबर, n इज इक्वल्स टू mg माइनस ma। ठीक है ना, तो n किसके बराबर हो गया, mg माइनस a के बराबर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो गई है, यानी कि आपका जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से क्या हो गया, कम हो गया। आपको हल्का हल्का फील हुआ, आपको क्या फील हुआ, हल्का हल्का फील हुआ। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ना भैया, एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट, ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गई है। नेक्स्ट केस क्या है, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स। अच्छा, मतलब यहां पर लिफ्ट के पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। ठीक है भाई, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो यहां पर एक्ट करेगा इसका वजन नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाकर, तो मुझे सूडो फोर्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट, है ना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो मतलब ऊपर की तरफ क्या एक्ट करेगा, m इंटू a, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है ना, सूडो फोर्स। ओके, तो हम यहां बोल सकते हैं क्या, n इज इक्वल्स टू mg माइनस ma। फिर वही बात, n किसके बराबर आ गया, mg माइनस a के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन, या मैं बोलूँ कि अब जो वेट आ रहा है वो एक्चुअल वेट से क्या है, कम है। फिर वही बात कि एपरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से क्या है, कम है। एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से क्या है, कम है। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर बोल देता इफ जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे जा रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, a अगर g के बराबर हो जाए तो बताओ क्या होगा, g माइनस जी 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यही किसकी कंडीशन है, वेटलेसनेस की। यही किसकी कंडीशन है, वेटलेसनेस की। किसकी कंडीशन है ये, वेटलेसनेस की कंडीशन है। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। चलो नेक्स्ट, लास्ट केस हमारा जो है वो ये है कि इफ लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड्स। अब ये जो लिफ्ट है ये डाउनवर्ड रिटार्ड कर रही है, मतलब आप जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ लोगे। तो यहां पर मैंने एरो नीचे की तरफ बनाया, माइनस एक्सेलरेशन लिखा, नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखा। सारी बातें फिर वैसी की वैसी रहेंगी। मैं जाकर एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर बैठ जाऊंगा। आपको पता है कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा,
ऊपर की तरफ, ये है नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, और क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव नीचे की तरफ है तो आप सूडो फोर्स जब निकालोगे तो फ्रेम का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, तो यहां पर आप ऊपर की तरफ क्या ऐड कर दोगे, m इंटू माइनस ए ऐड कर दोगे, m इंटू माइनस ए ऐड कर दोगे। अगर आपको वहां नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको, ये देखिए नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और ऊपर की तरफ ही लग रहा है m इंटू माइनस ए, m इंटू माइनस ए। क्लियर? चलिए, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालना टफ है क्या यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं है। तो n इज इक्वल्स टू एम जी, n माइनस ओ हो, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, n प्लस m माइनस ए इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ एम ए था, इधर जाकर ऐड हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, ठीक है ना। तो आप यहां बोल सकते हो n इज नथिंग बट m कॉमन लिया आपने तो g प्लस a के बराबर हो जाएगी ये वैल्यू, ये हो गई। मतलब आपका जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से क्या आने लग गया, ज्यादा आने लग गया। एपरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से क्या आने लग गया, ज्यादा आने लग गया, तो आपको भारी भारी फील होगा। बस खत्म बात। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन रहेगा, बस उस क्वेश्चन के बाद हम लेक्चर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, बस ऑब्जर्वर बदल रहा है। वो अ मैन ऑफ मास कैपिटल M स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इन एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर a, अच्छा, एंड ऑब्जर्वर b, ठीक है। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। तो अगर मैं ऑब्जर्वर a की बात करूं, ऑब्जर्वर a की बात करूं, उसे क्या दिखेगा, देखिए ये जो इंसान है ना, मैं इंसान बना रहा हूं लेफ्ट के अंदर का, है ना, ये इंसान है लेफ्ट के अंदर का, वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, अच्छा, लेफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, लेफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे ऐसा, ठीक है ना। तो जो जमीन से देखेगा उसे क्या लगेगा, वो इक्वेशन लिखेगा n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी एम जी प्लस ए के बराबर, ठीक है। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, तो रीडिंग n इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, उसकी वैल्यू नहीं दी गई है हमें, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बी ऑब्जर्वर की नज़र से देखूं, मतलब अगर मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम पे चले जाऊं, एक्सेलरेटेड फ्रेम पे चले जाऊं, तो मैं देखूंगा भाई एक्चुअल वेट से तो रीडिंग बदल रही है ना। यहाँ पर आप देखो ना, आप बोल सकते हो कि जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से क्या है, ज़्यादा है, वो एक्चुअल वेट से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। जब मैं बी ऑब्जर्वर की नज़र से देख रहा हूं, तो मैं जैसे ही जाकर लिफ्ट पे खड़ा होता हूं और देखता हूं, तो भाई मुझे वेइंग मशीन का कुछ रीडिंग अलग ही दिखती है एक्चुअल वेट से, है ना। मैंने बोला यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, तो हमने जैसे ही देखा, मैंने कहा यार यहाँ पर सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम पर आ गया हूँ, ठीक है भाई। तो अगर ये इंसान बनाया मैंने, मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंसान बनाया मैंने, इस पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है क्या, mg, नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, mg एक्ट कर रहा है, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। ये पूरी की पूरी लिफ्ट जा रही है a एक्सेलरेशन से ऊपर, तो मुझे पता है कि सूडो फोर्स लगेगा एक्सेलरेटेड फ्रेम के डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब नीचे की तरफ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा, ma प्लस mg के बराबर, यानी कि फिर वही बात, m हमने कॉमन निकाला, g प्लस a के बराबर, यानी कि आपका जो एपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। देखिए, हमने दोनों ही ऑब्जर्वर की नज़र से क्या बना दिया है, नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन बना दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है ऐसा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, बहुत हलवा क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, बस आपको ये केसेस याद रखने हैं, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा, बात खत्म, खल्लास, फिनिश, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं लेक्चर को खत्म। देखिए भाई, हमेशा की तरह जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है उसका नाम मैं आपको बताऊंगा, या मैं बोलूंगा मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है वो magnetbrains.com नाम से है। आपको गूगल पर जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com, तो आप इस वेब पेज तक पहुंच जाएंगे। हम इतना सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब पर भी जो है वो यहीं पर आपको ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोवाइड कर दिया गया है। मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप नीट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नीट पे क्लिक करेंगे तो जितना भी कंटेंट नीट पर अवेलेबल है आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अरेंज्ड दिखेगा, चाहे वो फाउंडेशन का हो, चाहे वो क्लास 11-12 का हो, ठीक है। मान लीजिए आप वॉच नाउ पे आपको
नीट फिजिक्स पढ़ना है तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मेरे पढ़ाए हुए सारे लेक्चर्स आपको एक के बाद एक देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी लेक्चर पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हुआ मिल जाऊँगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में हम बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में चाहते हैं हम थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। इसे आप इसमें आप जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं, देखते हैं, उन्हें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आग की तरह वीडियोस को शेयर करिए, फैलाइए। चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।